वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 1993 उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न भाग है। प्रश्न नंबर 2, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को विधायिका के समक्ष पुनर्विचार के लिए भेजता है तो ऑप्शंस हैं 2/3 बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, इसे पास करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, विधायिका को ये संशोधन जो राष्ट्रपति ने किए हैं उसे मानना पड़ता है। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साधारण बहुमत के द्वारा बिल पारित होने पर उसे अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। इस प्रावधान को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लाया गया कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने से पहले पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है विधायिका को। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है। अतः दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति अपने संदेश के साथ विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज दे तो संसद द्वारा उस विधेयक पर पुनः विचार किया जाता है। संसद द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। कि यदि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया और पुनर्विचार के बाद आ गया फिर से राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति अवश्य देगा। प्रश्न नंबर 3, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव आयुक्त का जो उल्लेख है चुनाव आयोग का वह अनुच्छेद 324 में किया गया है। निर्वाचन आयोग होगा भारत का एक। ऑप्शंस हैं लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है। जो भी पहले हो जाए, यदि 65 वर्ष पहले हो गया तो 65 वर्ष की आयु तक, यदि 6 वर्ष पूरा कर लिया तो 6 वर्ष की तक कार्यकाल होता है। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच दिए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिसंघीय उपबंध केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच वस्तुतः लागू किए गए थे। संविधान में वर्णित संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी के आधार पर है। प्रश्न नंबर 5, कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजित हुआ था? ऑप्शंस हैं बॉम्बे, कलकत्ता, वर्धा, इलाहाबाद। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलकत्ता। सितंबर 1920 में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन का विशेष सत्र आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी
लाला लाजपत राय ने। प्रश्न नंबर 6, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त सभी को। यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई स्थगित करने हेतु। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। स्थगन प्रस्ताव एक साधारण प्रक्रिया है जिसे गृहीत कर लिए जाने पर अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देना होता है। स्थगन प्रस्ताव के आवश्यक तत्व। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 क्लॉज 1 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण करता है। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती? पहला है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को पारित करने में लोकसभा को समस्त शक्तियां प्राप्त हैं, तो यहां पर संयुक्त बैठक केवल साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 10, संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक ही जैसी शक्ति प्राप्त है केवल निम्न को छोड़कर: वित्तीय मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व, संशोधन प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव। वित्तीय मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में एक जैसी शक्ति प्राप्त है, चाहे तो मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व हो, संशोधन प्रक्रिया हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। संसद के दोनों सदनों में लोकसभा को वित्तीय मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाण पत्र के साथ राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा द्वारा विधेयक को ना तो स्वीकार किया जाता है और ना ही उसमें संशोधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 11, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। ऑप्शंस हैं संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण संबंधी दिशा निर्देश, संघात्मक सरकार की स्थापना, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा ब्रिटिश के हाथों
भारतीयों को सत्ता सौंपना। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक ऐसा तरीका जिसके द्वारा ब्रिटिश के हाथों भारतीयों को सत्ता सौंपना। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया था। 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रावधान रखा जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, केवल लोकसभा में, संसद के किसी सदन में, केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों जिन पर सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता मांटेंगे घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से, चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मांटेंग्यू घोषणा के नाम से। भारत सचिव मांटेंग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसे मांटेंग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत सचिव मांटेग्यू ने घोषणा की कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमबद्ध विकास करना है जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित किया जा सके। 8 जुलाई 1918 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। बाल गंगाधर तिलक ने मांटेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन ऊषा काल की संज्ञा दी। उदारवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। इस प्रकार कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। कोट है 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, 4। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण है क्योंकि संविधान में उनका उपबंध किया गया है। प्रश्न नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शंस हैं जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी आवश्यक रूप से सदस्य हो परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। संविधान में ऐसे किसी व्यक्ति
को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना असंगत नहीं है जो किसी भी सदन का सदस्य न हो, परंतु ऐसी दशा में 6 माह के भीतर उसने यदि संसद की किसी भी सदन सदस्यता प्राप्त नहीं की तो वह अपने पद पर नहीं बना रह सकता। अनुच्छेद 75 क्लॉज 5 इस विषय में यह सुनिश्चित करता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 16, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में आधारभूत अंतर क्या है? ऑप्शंस हैं, मौलिक अधिकार सकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नकारात्मक हैं। निदेशक सिद्धांत साधन है तो मौलिक अधिकार साध्य है। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13 से 35 तक में उल्लिखित हैं और भाग 3 में। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लिखित हैं संविधान के भाग 4 में। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य सरकार द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत मोटे अनाज के उत्पादन पर किसानों को 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में उड़ीसा राज्य की किस झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है? ऑप्शन हैं चिल्का झील, बिंदु सागर, अनसुपा झील, तार झील। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील से वार्षिक पक्षी गणना शुरू की गई है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है। दया नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह झील उड़ीसा के 3 जिलों पुरी, गंजाम और खोर्दा में फैली हुई है। प्रश्न नंबर 19, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ऑप्शन हैं 5,617 करोड़, 4,554 करोड़, 4,797 करोड़, 3,546 करोड़। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4,797 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी स्कीम को अनुमति दे दी है। योजना की कुल लागत 4,797 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत पूरे देश में सस्टेनेबल तरीके से जीवित और निर्जीव रिसोर्सेस को खोजना है, संभालना है, उन्हें संरक्षित करना है। इनमें तीनों ध्रुवों पर नजर रखी जाएगी यानी आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालय। मौसम संबंधी चेतावनियां देनी होंगी जैसे समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान, बाढ़, गर्मी, थंडरस्टॉर्म, बिजली का गिरना, सुनामी, भूकंप आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।